हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ रहे थे और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने साई सिमेट्रिक और साई असिमेट्रिक की को पढ़ा हमने। ठीक है, जो सिस्टम के कंप्लीट साई को बताता है। ठीक है, जब हमें सिस्टम का कंप्लीट साई मिल गया तो उस सिस्टम में प्रेजेंट सारी इन्फॉर्मेशन भी हमें पता चल जाएगी। ठीक है, जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। हमने हाइटलर लंदन ने H2 मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल लिया। H2 मॉलिक्यूल के लिए उसने साई प्लस सिमेट्रिक और साई एंटी सिमेट्रिक के बारे में बताया। ठीक है, आफ्टर कैलकुलेशन हमें क्या मिले, साई प्लस और साई माइनस। अब जो साई प्लस है और साई माइनस ये क्या है, वेव फंक्शन है। अब ये क्या है, H2 मॉलिक्यूल वाले सिस्टम के वेव फंक्शन है और इन वेव फंक्शन के आधार पे हमें H2 मॉलिक्यूलर सिस्टम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड डिस्टेंस क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच की बॉन्ड है उसकी एनर्जी क्या है, इनकी बॉन्डिंग क्या है, स्पिन क्या है, और इनके बीच की यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कितनी ज़्यादा है। ठीक है, ये सारी जानकारी हमें किससे मिलेगी, वेव फंक्शन से, जो हमें अभी साई सिमेट्रिक और असिमेट्रिक के रूप में मिला है। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन घनत्व व बंधन। ठीक है, हम जानते हैं कि किसी कक्षीय तरंग फलन का वर्ग उसके इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना को बताता है। ठीक है, आपको पता है यदि हमें जो साई मिला है, यदि हम इस तरंग फलन का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, आप ये पढ़ चुके हो कि यदि हमने साई का स्क्वायर कर दिया तो साई स्क्वायर क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को बताता है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना को बताता है। अगर हमने साई का स्क्वायर कर दिया तो हमारे पास में क्या है, साई सिमेट्रिक का स्क्वायर कर दें या साई एंटी सिमेट्रिक का स्क्वायर कर दें तो ये हमें क्या बताएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बताएगा। ठीक है, उपयुक्त तरंग फलनों के वर्गों का जब अंतर्नाभिकीय दूरी के विरुद्ध रेखांकित किया जाता है तो अलग अलग प्रकार के वक्र प्राप्त होते हैं। सममित तरंग फलन साई प्लस के लिए इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान अंतर्नाभिकीय दूरी घटने के साथ बढ़ता रहता है। और यदि हम एंटीसिमेट्रिक की बात करें तो क्या होगा, जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो घटेगी तो क्या होगा, उसके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस घटने के साथ साथ, ठीक है, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन अनंत दूरी पे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या मानी है हमने, ज़ीरो। ठीक है, जो साई जो ए है वो क्या है, एंटी सिमेट्रिक वाला ग्राफ है, और जो ये बी है वो क्या है, सिमेट्रिक वाला हमारा ग्राफ है। ठीक है, जब ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे के पास आएंगे, ठीक है, एक दूसरे से पास आएंगे तो एक का नाभिक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को और दूसरे का नाभिक पहले के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। और आपको पता है यदि एक दूसरे के पास आएंगे आकर्षण होगा तो आकर्षण से क्या होगी, ऊर्जा में कमी आएगी, क्योंकि आकर्षण से क्या होगा, स्टेबिलिटी आएगी, और स्टेबिलिटी एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जैसे जैसे एक दूसरे के पास आएंगे तो आकर्षण दोनों के बीच में बढ़ेगा, और आकर्षण बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि सिमेट्री की बात करें तो एनर्जी देखो धीरे कम होती जा रही, कम होती जा रही है, और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये देखो आकर्षण से हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में यदि एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो अट्रैक्शन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, और अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा तो ऊर्जा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। एनर्जी देखो यहाँ कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही है।
ठीक है, एक दूसरे के जब सफिशिएंट पास में आ गए कि अब ये बॉन्डिंग के लिए पर्याप्त है, जो ये बॉन्ड डिस्टेंस बॉन्डिंग के लिए पर्याप्त है, तो यहाँ एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, अब जब बॉन्डिंग हो गई हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में, अब यदि एक दूसरे को और पास लेके आएंगे, ठीक है, अभी दोनों के बीच में क्या, जब एक दूसरे से दूर थे और एक दूसरे के हम पास लेके आ रहे थे हाइड्रोजन हाइड्रोजन को, तो क्या हो रहा था, अट्रैक्शन हो रहा था। और अट्रैक्शन किसके बीच में हो रहा था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। ठीक है, लेकिन जब एक दूसरे के पास जब बॉन्डिंग हो गई है, इसके बाद में भी हम एक दूसरे के पास लेके आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, रिपल्शन होगा। ठीक है, रिपल्शन क्या है कि अब तो सफिशिएंट डिस्टेंस पे थे, अभी और ज़्यादा पास में लेके आएंगे तो प्रतिकर्षण होगा। और प्रतिकर्षण किसके बीच में होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होगा। हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होगा। और प्रोटॉन के बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होगा और प्रोटॉन के बीच में प्रतिकर्षण होगा। और यदि प्रतिकर्षण होगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण से ऊर्जा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। ठीक है, और साई एंटीसिमेट्रिक की बात करें तो एंटीसिमेट्रिक क्या है, बॉन्डिंग को प्रमोट करता ही नहीं है। जब बॉन्डिंग को प्रमोट नहीं कर रहा है तो क्या होगा, रिपल्शन होगा। और रिपल्शन होगा तो ऊर्जा शुरू से क्या होगी, लगातार बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, साई एंटीसिमेट्रिक, और ये क्या हो गया, साई सिमेट्रिक। ठीक है, जब एक दूसरे के पास आ रहे हैं ऊर्जा कम होती जा रही कम होती जा रही, और यहाँ मिनिमम हो गई, जहाँ पर क्या हो गई, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग हो गई, तो ये मिनिमम ऊर्जा क्या कहलाई, बॉन्ड एनर्जी। और ये जो डिस्टेंस क्या कहलाई, यहाँ से इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या कहलाई, ये बॉन्ड डिस्टेंस, ये बॉन्ड एनर्जी, और ये क्या कहलाई, बॉन्ड डिस्टेंस। ठीक है, जब इस एनर्जी और ये बॉन्ड डिस्टेंस को कैलकुलेट किया, ठीक है, ये ग्राफ के बेसिस पे हमने देखा, और फिर हमने एनर्जी और बॉन्ड डिस्टेंस को जो कैलकुलेट किया, तो हमें जो बॉन्ड डिस्टेंस और एनर्जी मिली वो क्या थी, 302.9 किलो जूल पर मोल, और जो बॉन्ड लेंथ थी वो 0.8 एंगस्ट्रम थी। ठीक है, कि आफ्टर कैलकुलेशन हमें जो बॉन्ड एनर्जी मिली है वो 302.9 किलो जूल पर मोल, और जो बंद लंबाई है हाइड्रोजन हाइड्रोजन की बीच जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो हमें क्या मिला कैलकुलेट करने पर, 0.8 एंगस्ट्रम। जबकि एक्चुअल में प्रैक्टिकली रूप से जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को तोड़ा गया तो हमें जो वास्तविक मान था इसका हाइड्रोजन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी का, तो वो हमें कितना मिला, 434.3 किलो जूल पर मोल, और जो बॉन्ड डिस्टेंस थी वो कितनी मिली हमें, 0.74 एंगस्ट्रम। ठीक है, अब जो हमने कैलकुलेट की थी वो तो कितनी रह गई, 302.9 किलो जूल पर मोल। ठीक है, जो एक्चुअल मान से बहुत ज़्यादा अलग थी, बहुत ज़्यादा कम थी। इसका मतलब हाइटलर और लंदन ने जो साई मिला, हमें तरंग फलन के आधार पे सारी सूचनाएं मिल रही हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिली थी, वो भी साई स्क्वायर से मिली थी हमें। अभी जो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिस्टेंस हमने देखा है तो वो भी हमें किससे मिला है, तरंग फलन से मिला है। लेकिन जो हाइटलर और लंदन ने, इसका मतलब जो तरंग फलन हमें बताया है वो सही नहीं है, क्योंकि हाइटलर और लंदन के तरंग फलन के अनुसार कितनी आनी चाहिए थी, बॉन्ड एनर्जी 302.9 किलो जूल पर मोल इतनी आई थी, जबकि एक्चुअल मान जो है वो कितना है, 434.3 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब क्या हुआ, हाइटलर और लंदन ने तो क्या दी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, लेकिन आगे इसको संशोधित किसने किया, पॉलिंग और स्लेटर साइंटिस्ट ने। ठीक है, थ्योरी किसने दी थी, हाइटलर और लंदन ने, और इसको संशोधित किसने किया, पॉलिंग और स्लेटर ने। ठीक है, तो पॉलिंग ने आगे इसमें क्या संशोधन किया, हाइटलर और लंदन ने दो ही तरंग फलन बताए थे सिस्टम में, साई 1 और साई 2। साई 1 कब बताया था, जब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से अनंत दूरी पे थे, दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं था,
एक ही एटम का नाभिक उसी के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था, तब तो हमारे पास में psi 1 आया था। और psi 2 कब हमें मिला था? जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक दूसरे के पास आ रहे थे और पास आने की वजह से दोनों के बीच में आकर्षण हुआ, और आकर्षण की वजह से एक का नाभिक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को और दूसरे का नाभिक पहले के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था? आकर्षित कर रहा था। ये क्या था? psi 2। लेकिन पॉलिंग ने जो संशोधन किया, तो पॉलिंग ने ये कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि एक ही समय में दोनों इलेक्ट्रॉन, दो हाइड्रोजन एटम है, दोनों के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही समय में जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो किसी एक ही एटम के प्रभाव में हो, एक ही नाभिक के द्वारा दोनों ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे, ऐसा भी तो हो सकता है। ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम, दूसरा हाइड्रोजन एटम, इसका नाभिक, इसका नाभिक, इसका 1 नंबर का इलेक्ट्रॉन, इसका 2 नंबर का इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो पॉलिंग ने क्या संशोधन किया कि ऐसा भी हो सकता है कि ये जो हाइड्रोजन है, इसका नाभिक है, वो एक समय में इस इलेक्ट्रॉन को भी अपने प्रभाव में रखे और इस इलेक्ट्रॉन को भी अपने प्रभाव में रखे। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही समय में एक हाइड्रोजन का जो नाभिक है वो अपने इलेक्ट्रॉन को भी आकर्षित करे और दूसरे वाले को भी आकर्षित करे। ठीक है, यानी मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि एक हाइड्रोजन एटम, दूसरा हाइड्रोजन एटम, ठीक है, इसका नाभिक एक ही टाइम में इसके इलेक्ट्रॉन को भी आकर्षित करे और अपने को भी आकर्षित करे। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आएगा? psi यदि मैं इसकी बात करूं, नीचे वाले हाइड्रोजन की देखो, तो psi 1 को भी आकर्षित करेगा और 2 को भी आकर्षित करेगा। ये जो psi वाला नाभिक है एक ही समय में अपने इलेक्ट्रॉन को भी आकर्षित करेगा और साथ वाले इलेक्ट्रॉन को भी आकर्षित करेगा, 1 को भी। psi 1 यहाँ आप देख रहे हो, psi 1, psi 2, एक ही समय में psi एक को भी आकर्षित कर रहा है और दूसरे को भी आकर्षित कर रहा है। उसी तरह से एक ही समय में psi जो नाभिक है वो पहले इलेक्ट्रॉन को भी आकर्षित कर रहा है और दूसरे इलेक्ट्रॉन को भी आकर्षित कर रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही समय में दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक नाभिक के प्रभाव क्षेत्र में ही रहें। तो हमें तीसरा psi क्या मिला? psi 3 ये वाली कंडीशन और psi 4 B के प्रभाव वाली कंडीशन। ठीक है, तो हमें इस तरह से सिस्टम में 4 psi और मिल गए, दो पहले psi और 2 ये बाद में psi। तो अब सिस्टम का हमें कंप्लीट psi कब मिलेगा? जब हम इन जो चारों psi हैं, psi 1, psi 2, psi 3 और psi 4, तो इस psi 4 का हम क्या कर दें? चारों psi का क्या करें? रेखीय संयोग, लीनियर कॉम्बिनेशन करें। ठीक है, और लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है? जितने भी psi हैं उनको जोड़ने और घटाने से हमें प्राप्त होता है। ठीक है, और इसके बाद हमें जो ऊर्जा मिली वो कितनी थी? 430.1 किलो जूल पर मोल, और बॉन्ड डिस्टेंस हमारी 0.74 एंगस्ट्रॉम हमें प्राप्त हो गई, जो एक्चुअल डेटा के बिल्कुल करेक्ट थी, एक्चुअल डेटा से बिल्कुल मिलती जुलती थी। ठीक है, तो यानी पॉलिंग ने जो करेक्शन किया, वो संशोधन किया, वो सही था कि सिस्टम में 4 psi प्रेजेंट थे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, हम ये जो चारों psi को उसने डिस्क्राइब किया है, तो ये हाइड्रोजन A, हाइड्रोजन B, और ऐसी कंडीशन कब होगी? यदि एक ही के प्रभाव में दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, ये HB के प्रभाव में ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए, तो HB पे माइनस चार्ज आ जाएगा और ये HA पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और यदि HA के प्रभाव में दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए तो HA पे क्या आएगा? माइनस चार्ज, और HB पे यहाँ पर देखो पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो इस तरंग फलन में इलेक्ट्रॉन का परिरक्षण प्रभाव तथा अन्य घटकों के प्रभाव के योगदान को सम्मिलित करके गणना करने पर बंध ऊर्जा व बंध दूरी के मान लगभग 430.1 किलो जूल पर मोल
और बॉन्ड लेंथ कितनी मिली हमें, 0.74 एंगस्ट्रम प्राप्त हुई। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम बॉन्डिंग एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन के बारे में। ठीक है, तो हमें पॉलिंग और जो स्लेटर है उसने क्या किया, हाइटलर और लंदन की थ्योरी में करेक्शन किया। तो उन्होंने क्या करेक्शन किया कि जो साई फर्स्ट और सेकंड हमें हाइटलर और लंदन ने बताए थे और पॉलिंग और स्लेटर ने हमें साई थर्ड और साई फोर्थ को और बताया और करेक्शन किया और सिस्टम का हमें कंप्लीट साई मिला। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हमें क्या क्या सूचनाएं मिल सकती, क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिली, हमें क्या क्या बताता है वीबीटी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा, फिर सेकंड क्या बताया, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ के बारे में, और थर्ड हमें मिलेगी बॉन्डिंग और इलेक्ट्रॉन स्पिन के बारे में। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या क्या बताती है मॉलिक्यूल के बारे में, आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ और इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बताती है।